के इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रिटानिया इंडस्ट्री के Q3 के रिज़ल्ट के बारे में। एफएमसीजी की नंबर 2 की कंपनी है ब्रिटानिया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एफएमसीजी की नंबर 2 की कंपनी है, इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़। इसके बिस्किट, इसके ब्रेड, कल कुछ ना कुछ तो आपने इसका प्रोडक्ट कभी ना कभी तो कंज्यूम किया ही होगा। तो आज उसका एनालिसिस करेंगे। ब्रिटानिया इंडस्ट्री के Q3 के रिज़ल्ट आ गए हैं, ये Q3 के रिज़ल्ट है। जो भी फिगर्स होंगे इन करोर्स होंगे, और अगर बोलते टाइम कुछ गड़बड़ हो जाती है तो वो आप चेक कर लीजिएगा। फ्री डिमांड अकाउंट ओपनिंग के लिए आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। 500 रुपीज़ का गिफ्ट कार्ड मिलेगा जो भी डिमांड अकाउंट हमारे लिंक के थ्रू ओपन करेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने इसी तरीके के क्विक एनालिसिस के लिए, अभी जस्ट रिजल्ट आते हैं और क्विक एनालिसिस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें टोटल इनकम की, कि ब्रिटानिया इंडस्ट्री का टोटल इनकम क्या हुआ। इनकम के सोर्सेस अगर आपको जानने हैं तो ये रहे सोर्सेस, और डिटेल में आपको जानने हैं तो उनकी रेवेन्यू रिपोर्ट में आपको मिल जाएंगे। टोटल इनकम ब्रिटानिया इंडस्ट्री की 3248 करोड़ रही, जबकि लास्ट क्वार्टर जब एकदम एक्सट्रीम लॉकडाउन था, जब 3492, क्योंकि लोग काफ़ी सामान भर रहे थे कि बस भर लो अभी कुछ हो जाएगा, तो उस हिसाब से बिक्री बहुत ज़्यादा हुई थी। उसके लास्ट ईयर बात करें तो 3047 करोड़ का आपका सेल्स हुआ था, आपका रेवेन्यू जनरेट हुआ था। एक्सपेंस की बात कर लेते हैं कि एक्सपेंस कितना हुआ है, खर्चा कितना हुआ है, ताकि प्रॉफिट पता चले। एक्सपेंस बड़ा होगा तो फिर प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा। 2634 करोड़ का एक्सपेंस हुआ है, जबकि लास्ट क्वार्टर 2822 करोड़ था और लास्ट ईयर 2551 था। एक्सपेंस की बात करें, लास्ट ईयर से हल्का सा बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक्सपेंस गिरा है। ठीक है, बात है, प्रॉफिट भी बढ़ी है। देखते हैं टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है फॉर द पीरियड। टैक्स वैक्स भर के या कोई एक्स्ट्रा वन टाइम आपका एक्सपेंस था वो सब भर के, सब एक्स्ट्रा भर के फाइनली ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने अर्न कितना किया है। 452 करोड़ रुपीज़ अर्न किए हैं इस क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर 495 था, और ईयरली देखे जब कोविड का कोई इम्पैक्ट नहीं था तभी 369 था। तो ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी ग्रोथ आती हुई देखने को मिल रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप है, वो तो आना ही था, क्योंकि लास्ट क्वार्टर लोग ज़्यादा सामान भर रहे थे, मतलब घाई घाई में बहुत सारा पैकिंग कर रहे थे घर के अंदर सामान की, कि एक्स्ट्रा ले रहे थे, तो जितनी रिक्वायरमेंट नहीं थी उससे भी एक्स्ट्रा ले रहे थे, तो वो एक एक्चुअली से उनके इनकम के ऊपर एक तरीके से अच्छा खासा असर डाला। अच्छे खासी उनकी सेल्स हुई, लेकिन इस क्वार्टर अब सब नॉर्मल हो गया है, तो सेल्स अच्छी है अभी भी 452 करोड़ की, जबकि लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में सेल्स 369 करोड़ की थी। टोटल इनकम की अगर हम बात सॉरी ईपीएस की अगर हम बात कर लेते तो उससे आपको क्लियर अंदाज़ा पड़ जाएगा कि कैसा था। अर्निंग पर शेयर की बात करें, अर्निंग पर शेयर किसी को नहीं पता। ईपीएस एकदम सिंपल तरीका होता है। अगर आपको पूरा रिजल्ट पढ़ने नहीं आता है, अगर आपको किसी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़नी नहीं आती, क्योंकि ये तो मैं भी एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ रहा हूँ, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो और अगर आपको नहीं पता तो सिंपल आप ईपीएस के थ्रू भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी का रिजल्ट कैसा आया है। ईपीएस ये होता है कि अर्निंग पर शेयर, जितने भी मार्केट में शेयर्स है उस कंपनी के, उसको डिवाइड कर दो उसकी अर्निंग से, तो आपका निकलता है ईपीएस। हायर द ईपीएस बेटर द कंपनी। लास्ट ईयर की बात करें तो ईपीएस था 15 का ईपीएस था लास्ट ईयर। कंपनी पर शेयर के पीछे 15 रुपीज़ कमा रही थी। लास्ट क्वार्टर की बात करें, जब सेल्स सब इनकम बहुत अच्छी थी, जब 20 रुपीज़ अर्न कर रही थी, और लास्ट ईयर की बात करें तो 18.93 रुपीज़ अर्न कर रही थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें, मतलब जब वो एकदम कोविड एक्सट्रीम पे था अपने, जब लोग एकदम एक्स्ट्रा सामान भर रहे थे, तब की अगर हम बात करें तो तब से तो गिरेगा, वो तो सभी को पता है। लेकिन लास्ट ईयर कंपैरिजन करना बनता है, क्योंकि लास्ट कोविड का कोई इम्पैक्ट नहीं था, नॉर्मल था। तो भी अगर देखें तो ग्रोथ आती हुई आपको कंपनी में देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, कंपनी की ग्रोथ अच्छी खासी आपको आती हुई देखने को मिल रही है। डिविडेंड की बात करें तो एज सच कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया है। यूजुअली ये कंपनी डिविडेंड कम देती है, लेकिन जब देती है तब अच्छा खासा डिविडेंड एक ही बार में दे देती है। शेयर प्राइस की बात करें, लॉन्ग टर्म वैल्यू की बात करें, तो ब्रिटानिया एक मल्टी बैगर रहा है हमेशा से और आगे भी रहेगा, क्योंकि एक ऐसी इंडस्ट्री से आता है जहाँ पे कंपटीशन बहुत हाई है। अगर किसी को नया वहाँ पे सेटअप करना है, अपना फैक्ट्री सेटअप करना है, तो बहुत गवर्नमेंट परमिशंस चाहिए, सब कुछ चाहिए, और उतना एक्सपीरियंस भी चाहिए। ब्रिटानिया को 100 साल हो गए हैं इंडिया में, तो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द रिचेस्ट कंपनी है। ओवरऑल अगर बात करें इम्पैक्ट की शेयर के ऊपर, तो आज रिजल्ट थे तो शेयर आज सुस्त था, ज़्यादा आपको कुछ मूवमेंट शेयर्स में आते हुए देखने को नहीं मिला। 1% का आसपास का आपको इसके अंदर ड्रॉप था।
ओवरऑल अगर हम बात करें 1 ईयर की, 1 ईयर में कितना रिटर्न दिया है, 1 ईयर में भी ट्रिमेंडस रिटर्न आपको देखते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। 1 ईयर की अगर हम बात करें तो 289 रुपीज़ का रिटर्न दिया है, यानी 8.9% का रिटर्न दिया है। लेकिन हाँ, जब कोविड का इम्पैक्ट था और जब किसी ने एकदम लो पे बाय किया है, तब से अभी तक अगर हम चेक करें तो कंपनी ने आराम से 60% का रिटर्न दे दिया है, 64% का, 65% के आसपास का कंपनी ने रिटर्न दे दिया है। और 5 ईयर्स की बात करें तो 5 ईयर्स ने कंपनी ने 175% का रिटर्न दिया है। और मैक्सिमम की अगर मैं बात करूं तो कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न दिया है 5981.92% का। ओवरऑल कंपनी की बात करें, ठीक है, पीई की अगर मैं कंपनी की बात करूँ तो इससे भी हायर वैल्यूएशन वाली आपको पीई देखने को मिलती है 47.58। ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए अगर मैं बात करूँ, 2 साल के लिए मैं बात करूँ, क्योंकि देखिए अगर आप इस कंपनी को देखोगे, ये थोड़ा एक साइकिल में चलती है ये कंपनी। अगर आप पिछले 5 साल में देखोगे तो पिछले 5 साल में कंपनी ने करीब करीब 175% का आपको ग्रोथ दिखाई है, यानी वही करीब 30% के आसपास, अप्रॉक्स मैं बोल रहा हूँ 30% के आसपास कंपनी पर ईयर ग्रोथ की है। लेकिन अगर हम पिछले हम अगर देखें कुछ 4 साल की, तो पिछले 4 साल में कंपनी ने कोई ग्रोथ दर्ज ही नहीं की है। 2018 के जून से अगर मैं 2021 की बात करूं, कंपनी ग्रो ही नहीं हुई है। मतलब शेयर प्राइस ग्रो नहीं हुई है, कंपनी तो ग्रो हो ही रही है लेकिन शेयर प्राइस में कुछ एज सच ग्रोथ आती हुई देखने को नहीं मिली है। ओवरऑल बात करूँ, काफ़ी अच्छा है। कभी भी कुछ एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाते हैं तो ये कंपनी बहुत आगे रहती है। ये कंपनी मार्केट को संभालने के लिए भी रहती है। निफ्टी 50 का पार्ट है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, 100 साल से ऊपर की कंपनी है। 5000 का मेरा इसका इवेंचुअल लॉन्ग टर्म टारगेट होगा। ये नहीं अब कल खुलते ही आप इसके शेयर्स बाय करने शुरू कर जाओ मंडे को, नहीं। लॉन्ग टर्म टारगेट इन सेंस आपको 2 ईयर्स तो मिनिमम होल्ड करना है। या तो पहले 5000 आएगा या पहले 2 ईयर्स कंप्लीट होगा, उसके पहले आपको सेल नहीं करना है। अगर आप बात कर रहे हो, डिस्क्लेमर दे दूँ, मेरे पास ये कंपनी के डायरेक्ट शेयर्स नहीं है, थे मैंने लॉकडाउन में खरीदे थे और तभी मैंने उसको सेल कर दिए थे। म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर जिसने मैंने लगा रखा है, शायद उनके थ्रू बाय किया हुआ हो तो वो मुझे नहीं पता, लेकिन डायरेक्ट इक्विटी एज ऑन डेट मेरे पास नहीं है। 5000 रुपीज़ लॉन्ग टर्म। अब देखिए लॉन्ग टर्म में कहता हूँ, काफ़ी लोग क्या होता है, अभी कल जैसे खुलेगा शेयर, अगर समझो 3600 के आसपास खुला, बाई कर लिया 100 शेयर, 3600 से वो 3500 पे वापस आ गया, बेच दिया, 100 रुपये का पर शेयर घाटा कर दिया, 10,000 का घाटा करके निकल गए। वो काम नहीं चलता है लॉन्ग टर्म। यानी अगर आप डिसाइड कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए मैं कैसे बाई करता हूँ, मेरा एक टारगेट रहता है। आपका हर एक शेयर पर टारगेट होना चाहिए कि वो टारगेट फिक्स टारगेट है आपका शेयर का, वो मिनिमम प्राइस आपको चाहिए और उतने टाइम में चाहिए। या तो पहले टाइम आएगा आपका, 2 ईयर्स आपको वेट करना है, या तो पहले आपका प्राइस आएगा। जो चीज़ पहले आती है तब आपको एग्जिट करना है। अगर 5000 प्राइस नहीं आती है, 2 ईयर्स हो जाता है और 2 ईयर्स के पास ये जो शेयर का वैल्यू जो भी रहता है वहाँ पे आप एग्जिट कर जाएंगे। लेकिन अगर 5000 आपका प्राइस 2 साल के, अगर आने वाले 3 महीने में अगर 5000 हो जाता है कंपनी, तो आप 5000 पे एग्जिट कर जाएंगे। जो आपने डिसाइड किया है एटलीस्ट उधर तक पहुंचने दीजिए, उसको टाइम दीजिए। मिनटों में बाय करके मिनटों में सेल कर दोगे, थोड़ा सा गिर जाएगा, वो से लॉन्ग टर्म नहीं कहते। थोड़ा आपको सस्टेन करना पड़ेगा, थोड़ा आपको रुकना पड़ेगा। काफ़ी लोगों के कमेंट आते हैं, हमने बाय किया था इस प्राइस पे बाय किया, वहाँ से 100 रुपीज़ डाउन आ गया। 100 रुपीज़ से तो डाउन आया है, कौन सा शेयर ज़ीरो हो गया? आपका क्या टारगेट था? कोई लोग तो बिना टारगेट के मतलब शेयर बाय कर लेते हैं। मतलब कोई आपका एक गोल होना चाहिए ना, अगर आप कोई गोल के लिए काम करोगे तो वो मतलब का है। आज अगर आप कोई पोर्टफोलियो बना रहे हो, आपका कंपनी बना रहे हो, शेयर खरीद रहे हो, उसका कोई टारगेट नहीं है, वो बढ़ रहा है घट रहा है बढ़ रहा है घट रहा है, आपको नहीं पता कहाँ आप एग्जिट करोगे। तो आपका एक तो टारगेट होना चाहिए, एक टाइम होना चाहिए। जो चीज़ पहले आवे तब आपको निकलना है। और ऐसे मिनटों में 100 रुपये 200 रुपये गिर जाता है या 100 रुपये 200 रुपये बढ़ जाता है, तो फिर वो एक तरीके से गैमलिंग हो गई। ट्रेड ही कहते हैं उसे, गैमलिंग ही कहते हैं कि आप सट्टा खेल रहे हो। थोड़ा सा बढ़ाने के निकाल लिया, थोड़ा सा घटाने के निकाल लिया, वो एक सही तरीका नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।